नमस्कार, फेस बियॉन्ड फेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हमारे साथ हैं कांग्रेस के उभरते हुए राजनेता, पृथ्वीपुर विधानसभा के विधायक नितेंद्र बृजेश सिंह राठौड़। राठौड़ साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि फेस बियॉन्ड फेस यानी चेहरे के पीछे चेहरे, एक व्यक्तित्व में न जाने कितने व्यक्तित्व छिपे हुए होते हैं। उन्हीं व्यक्तित्वों को हम इंटरेक्ट के जरिए सामने लाने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ नितिन जी हैं। नितिन जी, सबसे पहले आपकी बात पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। पास ही ओरछा है, राम राजा की नगरी, और लंबे समय से आपका पारिवारिक राजनीतिक इतिहास रहा है, एक विरासत भी रही जिसका आप प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे कि आपके बाजू में बृजेश सिंह जी की फोटो लगी हुई है। मध्य प्रदेश के कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता, एक अपनी अलग पहचान रखने वाले नेता की विरासत को आप आगे बढ़ा रहे हैं। तो अब तक आप अपनी इस यात्रा में कहाँ तक पहुँचे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मेरे पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता, जो मेरा परिवार है और जिस परिवार को मेरे स्वर्गीय दादाजी जिन्होंने गहराई से संबंध बनाए और उन संबंधों को और मजबूत मेरे पूज्य पिताजी ने किया और उस बड़े परिवार को मेरे लिए छोड़कर गए, तो मैं उस परिवार का धन्यवाद करूंगा जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझे अपना आशीर्वाद देकर विधायक बनने का मौका दिया। तो आपके चैनल के माध्यम से मेरे पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र के और सभी मेरे पिताजी के साथियों को मैं प्रणाम करता हूं। साथ ही जहां तक सफ़र की बात है, तो मेरे सफ़र की तो अभी शुरुआत ही है, क्योंकि मेरा राजनीतिक सफ़र मेरे पूज्य पिताजी के निधन के बाद 2021 में उपचुनाव में माननीय कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी ने मुझे पृथ्वीपुर से उम्मीदवार बनाया था और अपना विश्वास जताया था। और मैंने एक कांग्रेस पार्टी के कर्मठ सिपाही के नाते उस चुनाव को, क्योंकि आप समझते हैं कि उपचुनाव था और भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत उस चुनाव में झोंक दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी जनता ने अपना आशीर्वाद दिया। भले ही कुछ वोटों से मैं चुनाव हार गया था, लेकिन उसके बाद निरंतर अपने क्षेत्र में मैंने समय दिया और जनता के आशीर्वाद से विधायक बनकर आया। आज लगभग 2 वर्ष होने को आ रहे हैं मैं विधायक क्षेत्र से बना हूं और लगातार मेरा प्रयास वही रहा कि जो संबंध पिताजी ने अपने क्षेत्रीय परिवार से बनाए थे, उस परिवार को अपनी तरफ से कोई कमी ना होने दूं, उस परिवार पे कोई संकट ना आने दूं और उस परिवार को जो अपनी तरफ से बेहतर कर सकता हूं उसको करने का प्रयास करता हूं। यही मेरा लक्ष्य है और शुरुआत है। निश्चित रूप से आगे काफ़ी समय है जिस समय में मेरा यही प्रयास होगा कि मेरे क्षेत्रीय परिवार को मैं अपनी तरफ से उनके जीवन में जो भी सुख समृद्धि दे सकूं, जो भी अपने क्षेत्र में विकास कार्य कर सकूं और ख़ास तौर पे उनके ऊपर कोई मेरी तरफ से ऐसी बात ना आए कि उनको ये लगे कि हमने कोई गलती की। अपने बेटे को समझते हैं, भाई समझते हैं, अपने बेटा भाई को विधायक चुनकर कोई गलती की, ऐसा प्रयास अपनी तरफ से कोई ना करूं, यही मेरी सदैव कोशिश रहती है। जी, जैसा कि हमारे शो का नाम है फेस बियॉन्ड फेस, चेहरे के पीछे न जाने कितने चेहरे छिपे हुए होते हैं। और राजनीति को देखने वाले, जानने वाले और राजनीति के बारे में सोचने वाले कई बार ये कहते हैं कि राजनेताओं को जो दिखने वाला चेहरा होता है उसके पीछे कुछ अलग ही फेस होते हैं जो दिखाई नहीं देते, लेकिन कहीं ना कहीं जनता में अविश्वास भी इसकी वजह से दिखाई दिया है कि राजनेता जो कहते हैं वो करते नहीं। चुनाव आते हैं तो बड़े बड़े वादे करते हैं। आप पहली बार चुनाव में उतरे, असफलता हासिल हुई, फिर आपको सफलता मिली। तो क्या राजनीति का वही मापदंड जो आमतौर पर प्रचलित है वही आपके जीवन का आधार है या कुछ नया कर रहे हैं आप? नहीं नहीं नहीं, देखिए, मैंने आपको बताया कि मैं जब उपचुनाव हारा था और 2 वर्ष मेरे विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी से जो विधायक थे, पहले वो समाजवादी पार्टी में थे, उन 2 वर्षों में मेरे क्षेत्र में लोगों को काफ़ी परेशानियां हुई। कई अनावश्यक जो बेचारे सीधे साधे लोग, उनको परेशान किया गया, कई लोगों पर झूठे केसेस लगाए गए और इस तरह का माहौल वहाँ का बहुत ख़राब हुआ। मेरा प्रथम लक्ष्य था कि मैं विधायक बनकर अपने क्षेत्र की जनता के आशीर्वाद से आऊँगा, तो मेरा प्रथम कर्तव्य था कि हमारा क्षेत्र और बुंदेलखंड के लोग वैसे भी बड़े शांति प्रिय लोग होते हैं,
तो मेरा प्रयास यही था कि हमारे क्षेत्र में सबसे पहला काम अगर कोई करना है वो है अमन, चैन और शांति लेकर आना है, जिसमें लगभग 2 वर्षों में मैं काफ़ी हद तक सफल हुआ हूँ। और जो वहाँ पे अपराधीकरण और जो वहाँ का माहौल जो खराब किया गया था, जो जातिवाद की राजनीति की गई थी, जो समाज से समाज को बांटने का काम किया गया था, छोटे छोटे व्यापारियों पर दबाव बनाने का काम किया था, इसको बेहतर करने का मेरा प्रयास था। और 2 वर्षों में मुझे इस बात पे गर्व है कि आज पृथ्वी पर विधानसभा में काफ़ी हद तक अमन, चैन, शांति है और छोटे छोटे व्यापारी अपना व्यापार कर रहे हैं, वो खुश हैं, क्योंकि जो भय का और डर का माहौल बना गया था, काफ़ी हद तक उसमें निजात मिल गई है। नहीं, आपने ये किया, लेकिन सरकार बीजेपी की रही, तो इसका क्रेडिट तो सरकार पर जाता है कि सरकार ने अमन चैन किया, या दावा बीजेपी के नेता करेंगे? नहीं, देखिए, जो 2 वर्ष विधायक थे वो भारतीय जनता पार्टी के थे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। मैं कांग्रेस पार्टी से विधायक हूँ, तो क्षेत्र का क्रेडिट तो मुझे ही जाना चाहिए, क्योंकि मैं अपनी तरफ से सदैव प्रयास करता हूँ। जहाँ तक विपक्ष के विधायक होने के बावजूद मेरे विधानसभा क्षेत्र में 5-6 बड़ी सड़कें स्वीकृत हुई हैं, कई सामुदायिक भवन, कई पंचायत भवन स्वीकृत हुए हैं। और जब पूज्य पिताजी थे तो ओरछा में कई विकास कार्य हुए। तो भले ही सरकार के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी इस क्रेडिट को लेने की कोशिश करती है, लेकिन वो क्रेडिट जब जनता के दिल में जो बात जाती है वो तो उसको नहीं हटा सकते। जनता इस बात को समझती है कि राम राजा की नगरी ओरछा में, चाहे वो बेतवा जामनी के पुल हुए हों, चाहे तमाम सड़कें वहाँ पर बनी और कई विकास कार्य वहाँ पर हुए। उसके पहले ओरछा क्षेत्र पीछे वहाँ पे पहले पानी की बहुत दिक्कत थी, राजघाट नहर का आना वो उस वक्त था। पृथ्वीपुर में आज से करीब 8 या 9 साल पहले ऐसी स्थिति थी कि 2 बूंद पीने का पानी नहीं था, तो उसके लिए पूज्य पिताजी थे और केंद्र में कमलनाथ जी मंत्री थे, उस वक्त वो पानी वहाँ से लाया गया था। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये जनता इस बात को समझती है। पिताजी ने जो कार्य दिल से किए, जनता से जुड़ाव करके विकास कार्य किए, उस बात को भी जनता समझती है। और मैं जब से विधायक बना हूँ, कोई भी एक आदमी ये नहीं कह सकता कि नितिन सिंह राठौर ने कभी गलत तरीके से किसी पर केस बनवाए हैं या किसी भी आपराधिक प्रकरण दर्ज करवाए। आप भी जानते हैं, विधायक हूँ, अगर चाहूँ इस तरह की राजनीति करना तो ऐसा नहीं, विपक्ष में भी ये राजनीति हो सकती है, लेकिन मेरी ऐसी प्रवृत्ति नहीं है। मेरे परिवार, पूज्य पिताजी ने कभी किसी का गलत नहीं किया, और नितिन सिंह राठौर जब तक है, मेरा सदैव प्रयास है कि हमें अपने क्षेत्र के वातावरण को दूषित नहीं होने देना है, उसको अच्छा करके रखना है। ये मेरा प्रयास है और मैं अपने लोगों को समझाता हूँ। मेरे पास भी लोग कई बार आते हैं कि आपको केस कराना चाहिए, आपको नोटिस दिलवा देने चाहिए, लेकिन मैं उनको यही समझाता हूँ कि पूज्य पिताजी हमेशा कहते थे कि आप दूसरे की लकीर छोटी करने की कोशिश ना करें, अपनी लकीर को बड़ा करें। इस दिशा में काम करना है, और निश्चित रूप से अगर हम सही दिशा में काम करते हैं, अच्छी सोच के साथ, सकारात्मक सोच के साथ अगर क्षेत्र के बारे में सोचते हैं और क्षेत्र के विकास के बारे में सोचते हैं, तो आज नहीं तो कल जनता भी ध्यान रखती है और ऊपर वाला भी ध्यान रखता है कि कौन सही तरीके से और सच्चे हृदय के साथ जनता के लिए समर्पित है और काम करना चाहता है। दिखावा होता है, और जो हकीकत होती है वो आज नहीं तो कल सामने आती है। और मैं मानता हूं कि सत्य के रास्ते में संघर्ष हमेशा होता है। भगवान राम भी उदाहरण है इस बात के कि रामायण में कितना संघर्ष था, लेकिन जीत सत्य की होती है। तो सत्य की राह पे चलना चाहिए, लोगों के लिए अच्छा सोचना चाहिए, बुरा सोचना नहीं चाहिए। और जब आप सकारात्मक ऊर्जा के साथ, अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से आपको आज नहीं तो कल अच्छा जरूर मिलेगा। बिल्कुल, आपने ये कहा। तो कुछ और बातें सियासत की हम करेंगे, विधानसभा क्षेत्र को लेकर उनके कार्यों को, उनके मिशन और विजन को हम आपके सामने लाने का प्रयास करेंगे। लेकिन नितिन जी, आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में जो दर्शक हैं वो भी जानना चाहेंगे, आपके क्षेत्र के लोग भी। एक राजनेता के पुत्र होने के नाते, और राजनेता के साथ साथ वो एक व्यवसायी भी थे, होटल व्यापार भी आपका है और लैंडलॉर्ड भी माने जाते हैं। तो एक धनी मानी संपन्न परिवार, सियासत में रसूख रखने वाले परिवार का एक बेटा, आमतौर पर छवि ऐसी बनती है कि ऐसे बेटे जो हैं गलत रास्ते पे भी चले जाते हैं, लेकिन आपका जो जीवन देखने को मिला वो उससे थोड़ा डिफरेंट है। तो कैसे आपने अपने मूल्यों को बरकरार रखा, कैसे ये यात्रा आगे बढ़ी, और अचानक जब पिताजी का निधन हुआ तो राजनीति में आने के बारे में आपने पहले से सोच रखा था या ये जिम्मेदारी अचानक आई? देखिए, अच्छी बात आपने कही। निश्चित रूप से व्यक्तिगत रूप से अगर आप कहें तो राजनीति में आने का ऐसा सच लक्ष्य तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन जब मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की तो मेरे दिमाग में एक ही चीज़ मेरे स्वर्गीय पिताजी ने डाली थी कि होटल व्यवसाय
करना है, लेकिन उस होटल व्यवसाय को करने के साथ साथ केवल सोच ये नहीं रखना है आपको कि एक होटल तक सीमित होकर और आपको अपना केवल धंधा पानी करना है। सोच ये रखना है कि अगर हम होटल का व्यवसाय ओरछा रामजा की नगरी में शुरू करते हैं तो निश्चित रूप से उसके पीछे लक्ष्य ये था कि आसपास के जो करीब 50, 60, 70 किलोमीटर में हम जितने लोगों को केवल अपने होटल से ही नहीं, ओरछा के तमाम होटलों के माध्यम से वहाँ जब विकास होगा, जब डेवलपमेंट होगी, तो तमाम लोगों को, जो बुंदेलखंड की सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी, जब पढ़ लिख कर बच्चे आते हैं, कई लोग आते हैं तो रोजगार नहीं मिलता, तो इस माध्यम से जितने लोगों को हम रोजगार दिला सकें, ये प्रयास था। जब मुझे याद है कि मैं बहुत छोटा स्कूल में पढ़ता था, तब ओरछा में पहला जो प्राइवेट होटल, एक अच्छा होटल आया था, उस वक्त माननीय दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री होते थे और पिताजी विधायक थे, और उसका उद्घाटन नदी के किनारे, ओरछा रिजॉर्ट नाम है उसका, वो उस होटल का भूमि पूजन हुआ था। तो उस वक्त इस सोच को पूज्य पिताजी ने माननीय दिग्विजय सिंह जी के आगे और लोगों के आगे रखा था इस बात को कि इस दिशा में अपने को ओरछा को ऐसे आगे बढ़ाना है जिससे यहाँ पे लोगों को रोजगार मिल सके, सरकार को भी इसका फ़ायदा होगा। पहला होटल अगर प्राइवेट आएगा तो निश्चित रूप से जब उसमें टूरिस्ट जब घूमने आएंगे, देखेंगे, आकर्षण होगा, तो उसके बाद एक होटल आएगा तो दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, तो जगह का विकास होगा, जगह का डेवलपमेंट होगा, और उसके माध्यम से हम कितने भी जो ग्रामीण लोग, जो बच्चे हैं, कई लोग हैं जो बेरोजगार हैं, उनको रोजगार भी दिला सकेंगे, ये सोचती। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि आज ओरछा में कई बड़े बड़े होटल्स आ गए हैं और उस माध्यम से हम तमाम लोगों को रोजगार देने का प्रयास कर रहे हैं। उसके साथ साथ केवल होटल से ही नहीं, होटल से रिलेटेड अगर हम देखें तो ओरछा एक अच्छा खासा वेडिंग डेस्टिनेशन भी हो गया है, और उसमें जो इवेंट वाले काम करते हैं, लाइट वाले काम करते हैं, टेंट वाले काम करते हैं, जो ट्रैवल एजेंसीज, जो टैक्सीज चलती हैं, इन तमाम चीज़ों से कितने ही लोगों को रोज़गार, मेरा मानना है कि ओरछा अकेले से ही हज़ारों लोगों को आसपास के रोज़गार मिलता है। इस दिशा में मेरा मानना है कि ये उस वक्त की जो सोच थी, आज वो साकार हुई है, और आगे मुझे विश्वास है कि ओरछा के साथ साथ मैंने विधानसभा में भी इस बात को रखा, पूज्य पिताजी भी इसका प्रयास कर रहे थे, और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पत्र सौंपा, हमारे शिवशेखर शुक्ला जी जो हैं उनको भी मैंने पत्र सौंपा है कि ओरछा से जोड़कर, और मैं तो कहता हूँ पूरे प्रदेश में जितने जो टूरिस्ट के डेस्टिनेशन हैं उनसे जोड़कर आसपास जितनी भी ऐतिहासिक धरोहरें हैं, या कोई मंदिर हैं, या कोई नदी है, या हमारे बुंदेलखंड में चंदेल कालीन तमाम तालाब भी हैं, इन सब को, ऐसी जगह को जोड़ के टूरिस्ट के सर्किट बनाए जाने चाहिए, जिसलिए जो सैलानी जो यहाँ घूमने आते हैं वो अगर एक रात रुकते हैं, जब ज़्यादा जगह घुमाने की होंगी तो वो 2 रात रुकेंगे, और 2 रात रुकेंगे अगर, तो निश्चित रूप से जिस होटल में रुकेंगे उसको फ़ायदा होगा, सरकार को राजस्व की प्राप्ति ज़्यादा होगी, और उसके साथ साथ जब ऐतिहासिक धरोहर वहाँ पे जब घूमने जाएंगे तो वहाँ भी जो ग्रामीण लोग हैं उनको भी तमाम तरह से फ़ायदा, दुकानदारी, वो अपनी गिफ्ट की या किसी चीज़ की दुकान खोल सकते हैं, कई नए बच्चे बच्चियाँ गाइड बनेंगे, कई ऑटो रिक्शा टैक्सी वाले, इनको इस तरीके से रोज़गार मिलेगा। तो किसी ना किसी माध्यम से मुझे लगता है पर्यटन की एक इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए, और उसके अलावा जो होटल व्यवसाय भी काम करते हैं, जैसे ओरछा में भी हैं, तो उनको भी, उन्होंने भी जैसे कुछ मांगे मेरे माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने की थी कि हमें ओरछा के डेवलपमेंट के लिए इन मांगों को आपको पूरा करना चाहिए, उस पर भी सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। पर उद्देश्य हमारा ये है कि कैसे हम बुंदेलखंड के नौजवान जो पढ़ लिख कर बेरोजगार होते हैं उनको रोजगार भी मिल सके और प्रदेश का विकास भी हो सके। नहीं, आपने अच्छी बात कही। अब ट्रेवल मार्ट जो अभी 2 दिन आयोजित हुआ, आप उसमें एक प्रतिनिधि के रूप में शामिल भी हुए, आपने बातें भी रखी, लेकिन सरकार ने बड़े बड़े दावे किए, और रोजगार तो एक विषय है ही, लेकिन मध्य प्रदेश को पर्यटन के नक्शे पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एस्टेब्लिश करने की बातें हुई, तो जो दावे और बातें हुई वो कहाँ तक यथार्थ के धरातल पर उतरती दिखाई दे रही? देखिए, कागजी दावे तो जब माननीय शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री थे तब भी कई बार इन्वेस्टर समिट इंदौर में और वो होते रहे, तो कागजी दावों की बात मैं नहीं करता हूँ। मेरा सिर्फ मानना ये है कि इस वक्त जनता बड़ी गहरी नज़र से सरकार की तरफ भी देख रही है, और इतने इन्होंने जो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव किए, तमाम चीज़ें ये सरकार, मोहन सरकार कर रही है। निश्चित रूप से मैं उस तरह का आदमी हूँ, और मेरे पिताजी भी थे कि कोई अगर नई शुरुआत होती है तो हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन मेरा, आपने जो बात बोली उसी का मैं भी सवाल मेरा उसी में जोड़कर है कि ये कागजी दावे बस कागजी ना रह जाएं,
इनका क्रियान्वयन सड़क पे होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर हम सुनते हैं कि साहब इतने इतने हज़ार करोड़ के निवेश आ गए, ये हो गया वो हो गया, लेकिन ज़मीन पे वो चीज़ें नहीं दिखती। तो मेरा कहना है कि ये चीज़ें ज़मीन पर दिखेंगी तो लोगों को इस बात का एहसास होगा। जो मैंने सर्किट की बात की, मैंने इसीलिए की कि इस पर एक्शन होना ज़रूरी है। जब सरकार जब तक एक्शन नहीं लेगी तब तक कैसे आप, अगर आप विकास की बात करते हो तो विकास केवल आप चुनिंदा शहरों के विकास से पूरे प्रदेश का विकास नहीं कर सकते। विकास के लिए आपको प्रदेश के कोने कोने में विकास करना होगा। उसमें आपको ये चश्मा हटाना होगा कि कौन पक्ष और कौन विपक्ष, क्योंकि पूरे प्रदेश की प्रत्येक विधानसभा कहीं ना कहीं सबका मुख्यमंत्री तो एक ही है। तो मुख्यमंत्री को हम इस नाते नहीं देख सकते कि ये कांग्रेस भाजपा, प्रदेश का मुखिया एक ही है। तो उसको उस चश्मे से देखना चाहिए कि अगर विकास करना है तो भेदभाव नहीं, फिर सब विकास होना है तो हर जगह विकास होना चाहिए, उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए, जो भेदभाव ये सरकार कई मामलों में करती है। उसके अलावा जो डेवलपमेंट की बात करते हैं उसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना चाहिए कि उदाहरण के तौर पे, जैसे मैं अखबार पढ़ रहा था अभी कल या परसों, कल ही की शायद है या आज अखबार में है कि वो इधर ही भोपाल के पास में ही कोई हाईवे था, वो अपना 11 मील से कौन सा रायसेन जाता है, अब वो सड़क हाईवे में धंस गई। तो अब आप बताइए कि कितने करोड़ों की सड़क बनती है, तो उस पर जो भी सड़कें बनाते हैं उस पर ये भी सरकार को और डिपार्टमेंट्स को निगरानी रखनी चाहिए कि उन सड़कों की हालत कैसी है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब टोल इतना लिया जाता है, उस पर लोगों के पैसे जाते हैं, वो लोगों की मेहनत की कमाई है, और उस कमाई का जब सरकार पैसा टैक्स के माध्यम से, टोल टैक्स या जैसे भी लोगों जब ट्रैफिक जब निकलते हैं और वो पैसा देते हैं, तो जब इस तरह की वारदात होती है तो कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास की कमी होती है। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, जो भी लोग काम कर रहे हैं उन पर, उनकी क्वालिटी ऑफ वर्किंग पे भी ध्यान देना चाहिए और डेवलपमेंट भी करना चाहिए। और अगर डेवलपमेंट होता है तो मैं इसका स्वागत करता हूं, लेकिन अगर उसमें ये कमियां होती हैं तो एक विपक्ष के विधायक के नाते उस पर नज़र भी है और उस बात को मैं उजागर करने में भी कमी नहीं। तो आपके क्षेत्र में भी ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होंगे संदीप, जो स्कूलों की बात करें या अन्य तमाम तरह के डेवलपमेंट हैं, और आपके क्षेत्र से सटा हुआ जैसा कि आपका कार्य क्षेत्र भी है, राम राजा लोक की बात भी की जा रही है, तो आपने कहीं कोई कमी देखी और विधानसभा में उठाया और मोहन सरकार ने उसका निदान न किया हो, ऐसा आपको लगता है? नहीं, कई चीज़, जैसे मैंने बोला ये पर्यटन के सर्किट की बात मैंने लगातार की है, अभी तक उस पर कोई निर्णय सरकार ने नहीं लिया। मैंने तो पत्र भी सौंपा था माननीय मुख्यमंत्री जी को, तो मुझे विश्वास है कि इस पर वो गंभीरता से विचार करेंगे। और राम राजा लोक का काम है, निश्चित रूप से राम राजा लोक का काम हो, पर उसके जो मुख्य बिंदु हैं, चाहे डेवलपमेंट की बात हो, चाहे साफ़ सफाई की बात हो, इन चीज़ों पर भी सरकार विशेष रूप से ध्यान दे। वहाँ की नगर पंचायतें कैसा काम कर रही हैं, इस पर भी सरकार की, प्रशासन की नज़र होनी चाहिए, क्योंकि आपने राम राजा लोक की बात तो आप कर रहे हैं, लेकिन मैं देखता हूँ ओरछा में ही अभी कहीं सड़कें खराब पड़ी हैं, कहीं साफ़ सफाई नहीं हो रही। ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि आप केवल इस बात से नहीं कह सकते कि हमने साहब इंदौर नंबर 1 आ रहा है पूरे देश में। आपको ये देखना पड़ेगा कि इंदौर, भोपाल अपनी जगह है, लेकिन उसके अलावा जो नगर पंचायत हैं, जो पर्यटन की धार्मिक हमारी नगरियां हैं, यहाँ भी साफ़ सफाई, क्योंकि जो सैलानी आते हैं वो जब सोच के साथ आते हैं कि हम भाई ओरछा जा रहे हैं, बहुत अच्छी जगह है, और जब इम्प्रेशन उनके दिमाग में आ गया साहब यहाँ तो सफाई नहीं हो रही, सड़कें खराब पड़ी हैं, तो वो जिस इम्प्रेशन के साथ एक बार जो टूरिस्ट घूमने आता है और जो इम्प्रेशन लेके जाता है वो हमेशा के लिए बन जाता है। इस दिशा पे भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। और उसके अलावा मैं तो अगर सोच सकारात्मक है और विकास कार्य ईमानदारी से सरकार करती है तो मैं तो उसका स्वागत करता हूँ। जहाँ सहयोगी के रूप में मेरी ज़रूरत है मैं हमेशा खड़ा हूँ, क्योंकि हम सबका लक्ष्य एक ही है कि जनता के हितों का ध्यान रखना, जनता के जो मुद्दे हैं, जनता की जो तकलीफ है उनको दूर करना। और उसके अलावा मेरा विपक्ष के विधायक होने के नाते ये भी है कि अगर कहीं मुझे लगता है कि जनता के लिए जो बातें की जा रही हैं और उसका निराकरण नहीं हो रहा, तो उस बात को उठाना भी मेरा फर्ज है, जिसको मैं निश्चित रूप से उसको मॉनिटर करता हूँ, उसको देख रहा हूँ, और अगर ऐसा लगेगा कि इसमें कोई कमी है तो मैं उसको उजागर भी करूँगा, विधानसभा के पटल पे भी रखूँगा। तो तमाम चीज़ें हैं। राम राजा लोक में एक चीज़ और भी आई थी कि वहाँ जो लोकल जो लोग कई वर्षों से रह रहे हैं, अब शायद उनको वहाँ से शिफ्ट कर किया जा रहा है क्या, ये बात मैंने विधानसभा में भी इस बात का ध्यान आकर्षण के माध्यम से मैंने ध्यान आकर्षित किया था। तो मेरा मानना है कि इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए कि जो लोग रह रहे हैं कई वर्षों से उनको भी असुविधा ना हो, लेकिन विकास कार्य भी ना रुके। ये सब महत्वपूर्ण है, इस दिशा में काम सरकार को करना चाहिए। मेरी तो पृथ्वीपुर विधानसभा है, पृथ्वीपुर विधानसभा में जैसे हमारी जेरोन नगर पंचायत है, पृथ्वीपुर नगर पंचायत है,
यहाँ पर भी प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, साफ सफाई, मेंटेनेंस, लोगों को सबको काम मिले, काम होते रहे वहाँ पे। यही सब चीज़ें हैं जिस पर सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। और मैं अपनी तरफ से, मेरी कोशिश सदैव रहती है कि मेरे पास जो भी मुद्दे जनता के आते हैं उसको मैं पूरी कोशिश करता हूँ, चाहे विधानसभा के पटल पर रखने की बात हो उसमें रखता हूँ, आप जैसे मीडिया के लोग उनके माध्यम से रखने की कोशिश करता हूँ, जो मेरे से बन सकता हूँ मैं पूरा प्रयास करता हूँ। पृथ्वीपुर की हम बात करें, पृथ्वीपुर 225 जो विधानसभा है उनमें कहाँ स्टैंड करता है? पहली बात तो 2008 में पहली बार जब ये परिसीमन हुआ था उस वक्त, उसके बाद ये नई विधानसभा बनकर आई थी और पूज्य पिताजी उस वक्त विधायक थे और 2008 में वो विधायक बने। उस पर तमाम उल्टे सीधे केसेस भी उनके ऊपर, परिवार के ऊपर कई चीज़ों में नाम आया, गलत आया, जिसका क्लीन चिट बाद में अदालत से हम सबको मिली भी। तो वहीं से शुरुआत हुई और उसके बाद कहीं ना कहीं कोई ना कोई कभी बीच में विवाद भी होते रहे। लेकिन मेरा मानना है कि पृथ्वीपुर की जनता का अटैचमेंट पूज्य पिताजी से, पूज्य दादाजी से, हमारे परिवार से सबसे बहुत गहरा रहा है, क्योंकि हम सब लोगों ने हमेशा कोशिश पृथ्वीपुर को कभी ये मान के नहीं चले कि अलग, हम सब लोगों ने हमेशा, पूज्य पिताजी ने और हमारे बड़े जो चाचा और सब लोग, सब ने हमेशा एक परिवार की तरह माना। और मैं इस बात को मानता हूँ कि कई बार घर में भाई भाई में भी छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, दो बर्तन रखते हैं तो कभी कभी टकरा जाते हैं, लेकिन पृथ्वीपुर की विधानसभा ने जब कभी भी कहीं भी कोई आपत्ति हुई तो उस विधानसभा ने, पृथ्वीपुर नगर ने हमेशा हमारे परिवार का, हम सबका हमेशा साथ दिया है, हमेशा अपना आशीर्वाद बना के, हमारी माताओं बहनों ने आशीर्वाद बनाया है, नौजवान साथियों ने साथ दिया है। और साथ ही पूज्य पिताजी जब तक रहे उन्होंने भी कभी ऐसा काम नहीं किया कि परिवार के, हमारे क्षेत्रीय परिवार के किसी को भी कोई ठेस पहुँचे। और मैं भी जब से राजनीति में हूँ तब से मैंने कभी, कोशिश यही है मेरी कि कोई ऐसा काम मेरे द्वारा ना हो कि हमारे परिवार के लोग जिनको मेरे ऊपर इतना विश्वास है उनको कोई कमी महसूस हो, या हमारे बुजुर्गों को के सम्मान में कोई कमी हो, माताओं बहनों के सम्मान में कोई कमी हो। मेरी सदैव यही कोशिश रहती है और आगे निरंतर यही प्रयास रहेगा कि एक घर के नाते, एक परिवार के नाते हम सब एक दूसरे के सुख दुख में उपस्थित होते रहें और एक दूसरे के काम आते रहें। बिल्कुल, आपने परिवार की बात की। परिवारवाद एक बहुत विवादित विषय रहा, लेकिन हम उसमें नहीं जाएंगे क्योंकि परिवारवाद से इम्पोर्टेंट ये है कि व्यक्ति स्वयं किस तरह के मापदंड स्थापित कर रहा है। आज पॉलिटिक्स को लेकर बहुत ज़्यादा आशाएं हैं, वक्त बदल रहा है, जैन जी का दौर है, नए लोग राजनीति को नए ढंग से देखें, उसको नए परिप्रेक्ष्य में लें, उसके प्रति भरोसा बढ़े, तो नए विधायकों का बहुत बड़ा रोल इसमें होता है। आप एक विधायक के नाते राजनीति में लोगों का भरोसा बढ़े, विधायक के प्रति, जनप्रतिनिधि के प्रति भरोसा बढ़े और जो पुराने सोच और लोगों के अंदर धारणाएं हैं वो चेंज हो, तो कुछ नया, कुछ अलग, आज के माहौल के हिसाब से पॉलिटिक्स को बिल्कुल प्रोफेशनल वे में कैसे आप प्रेजेंट कर रहे हैं? देखिए, मेरा मानना है कि कोई भी पॉलिटिकल लीडर जो होता है, जिस पार्टी का भी, किसी विधानसभा क्षेत्र या लोकसभा क्षेत्र जिसमें भी होते हैं, तो अपनी अपनी पार्टी का जो भी लीडर होता है वो समर्थकों का आइडल होता है। और अगर आप किसी के आइडल हैं और कोई आपको लीडर मानता है तो आपकी जिम्मेदारी है, आपका एक एक स्टेप का प्रभाव लोगों पे पड़ता है। तो मैंने पहले भी जैसे कहा कि अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं पहले दिन से ही मेरी कोशिश ये रही कि हमें सकारात्मकता के साथ काम करना है। उसके अलावा मेरा मानना है कि जो भी टूरिज़्म की बात कर रहे थे, ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके माध्यम से हम कई लोगों को रोज़गार दिला सकते हैं और लोग डेवलपमेंट कर सकते हैं। मैं विधायक बनते ही पहले सत्र से ही मैंने इस बात को जोर दिया है कि हमें टूरिज़्म इंडस्ट्री को बढ़ावा देना है, उसका विस्तार हमारे ज़िले में और आसपास के क्षेत्र में होना चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम कई हज़ार लोगों को हम रोज़गार दिला सकते हैं। तो एक स्टेप मेरा मानना है कि ये मेरा है, जिसके माध्यम से मैं चाहता हूं कि आगे इस पे और डेवलपमेंट हो और काम हो तो लोगों को इसका फ़ायदा मिले। उसके अलावा दूसरा स्टेप जो मैंने कहा कि पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोगों का प्रयास जो संबंधों का है, उस संबंधों पे हमेशा मजबूती से खड़े रहें। तीसरी चीज़ ये है कि आज 2 वर्ष विधायक बन के हुए, ये मेरा पहला टेन्योर है। जब पहली बार आदमी, भले ही राजनीतिक परिवार से हूँ, काफ़ी कुछ बचपन से देखा है, पिताजी की वर्किंग देखी है, परिवार की वर्किंग देखी है, लेकिन जब विधायक बनकर आया हूँ, जब आप खुद स्वयं लीडर बन के आते हैं तो काफ़ी कुछ आपको भी जब नए नए आते हैं तो सीखना होता है।
ये मेरे सीखने का समय भी है, लेकिन उसमें कोई शर्म भी नहीं होनी चाहिए। इंसान बुढ़ापे तक सीखता है, ये सीखने का समय भी है। मैं बारीकी से पूरे विधानसभा जिले की स्थितियों पे भी नज़र है, बुंदेलखंड की स्थितियों पर भी नज़र है कि क्या सोर्सेज होने चाहिए, किस तरह से हम लोगों को कई माध्यमों से लाभ पहुंचा सकते हैं, किस तरह से हमारे यहाँ डेवलपमेंट हो सकता है। इस दिशा में भी मैं अभी सीखने का प्रयास कर रहा हूँ। और जो मैंने बात की आपको कि परिवार के साथ आगे बढ़ने की और अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने की, ये मेन मोटिव मेरा है कि जो नौजवान पढ़ लिख कर आ रहे हैं उनको कैसे भी करके अधिक से अधिक रोजगार की व्यवस्था हो, ये मेरा प्लान है। लेकिन कोई भी प्लान जब होता है, एक शुरुआत होती है, तो थोड़ा समय उसमें लगता है। विकास कार्यों का भी प्लान है कि यहाँ विकास कार्यों पर कोई भी चीज़ें हैं तो थोड़ा समय लगता है। उसमें मेरी लगातार इस बात का प्रयास है कि हम टूरिज़्म इंडस्ट्री को बढ़ावा दें और डेवलपमेंट के लिए ये बेस्ट सोर्स मेरा मानना है बुंदेलखंड में है। और उसके अलावा मैंने मांग माननीय मुख्यमंत्री जी से ये भी की थी कि हमारे बुंदेलखंड में और हमारे खासतौर पे जो टीकमगढ़ निवाड़ी ज़िले में मेरी विधानसभा आती है, इन ज़िलों में जो ज़मीन के नीचे होने वाली सब्जियां जो होती हैं वो ज़्यादा पैदावार होती है, जैसे अदरक है, लहसुन है, तो ये ज़्यादा इनकी पैदावार होती है। हल्दी बहुत होती है हमारे यहाँ। तो इसके लिए हमारे गांव में ही जब पूज्य पिताजी थे उसी वक्त घोषणा हुई थी, एक जेर औद्योगिक केंद्र है जिसका इनॉग्रेशन माननीय शिवराज जी के समय हुआ। तो उसमें मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखा था और विधानसभा में भी उठाया था कि एक अच्छा बड़ा कोई सरकार कोई फूड प्रोसेसिंग यूनिट लेकर आए, या कहीं जहाँ ठीक समझे ज़िले में लेकर आए, जिसमें किसान जो पैदावार वहाँ करते हैं हमारे इलाके में, उस पैदावार को किसान वहाँ पे बेच सके। वहाँ पे वो जो रॉ मटेरियल, जो रॉ आइटम्स हैं, उसको फैक्ट्री में उसमें प्रोसेस किया जाए, उसके बाय प्रोडक्ट्स बाज़ार में बेचे जाएँ, तो किसान को भी उसकी पैदावार के दाम मिलेंगे और सरकार को भी राजस्व की प्राप्ति होगी। और उसके साथ में जब वो फैक्ट्री, जो भी फूड प्रोसेसिंग यूनिट है, जो वो बाय प्रोडक्ट्स बाहर जाएंगे तो उसका लाभ उनको भी मिलेगा। और उसके अलावा उसमें कंडीशन भी डाली जाए कि जो बुंदेलखंड के हमारे नौजवान बेरोजगार हैं कि 40%, 30%, जो भी वो टेक्निकल हिसाब से देखें, उतना रोजगार की व्यवस्था हमारे लोकल के लोगों को की जाए। उसके अलावा जो भी यूनिट्स हमारे यहाँ आती हैं उसमें भी हमारे लोकल के ज़िले के आसपास के लोगों को रोजगार की व्यवस्था की जाए। इस दिशा में भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। तो मेरा मानना है कि इस तरह की जो सोच है इसमें समय लगता है, चाहे वो फूड प्रोसेसिंग यूनिट आए, चाहे टूरिज़्म को फ्लरिश किया जाए, बढ़ाया जाए, जिससे लोगों को फ़ायदा हो, जिससे नौजवानों को रोजगार की व्यवस्था हो। और ये निश्चित रूप से आज नहीं तो कल जब आप सपना देखते हैं तो वो साकार होता है। और ये सपना मेरे दिमाग में है कि ये सपना साकार होना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है, भले ही उसमें 4-5 साल लग जाएं, लेकिन ये सपना हमारे क्षेत्र का, हम सबका जरूर साकार होगा। जी बिल्कुल। अब कुछ पॉलिटिकल बातें करते हैं। कांग्रेस की बात करें, लंबे समय से आप देख ही रहे हैं कि 2018 को हम छोड़ दें कि सरकार बनी, लेकिन वो बहुमत नहीं था जो होना चाहिए था। और इसके पहले लगातार दिग्विजय सिंह के बाद अस्वीकार्यता झेल रही है पार्टी। आपको एक जनप्रतिनिधि के नाते, यूथ के नाते, एक व्यवसायी के नाते क्या कमी नजर आती कांग्रेस में? देखिए, जब लगातार अगर हम सरकार नहीं बना पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं कमी तो है ही। इसको हमें स्वीकार करना चाहिए कि कमी है, तभी हम नहीं बना। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी लगातार विपक्ष के तौर पे काम करती है, अच्छा कर रही है, पर कहीं ना कहीं अभी जो पिछले 1-2 चुनाव में हमने देखा कि आखिरी जो 2-3 महीने होते हैं उसमें कहीं ना कहीं हम लूज कर जाते हैं। इस दिशा में सरकार को, इस दिशा में कांग्रेस पार्टी के जो हमारा राष्ट्रीय संगठन और हमारे वरिष्ठ नेता हैं, प्रदेश के नेता हैं, उनको इस दिशा में विचार करना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। अभी एक बहुत बड़ी चीज़ जो माननीय हमारे राहुल गांधी जी हैं, उन्होंने बिहार में, आप सब देख रहे हैं कि लगभग 47 लाख फर्जी वोट वहाँ पे निकले। तो अगर इस तरह से अगर फेक वोटर्स अगर ऐड कहीं हुए हैं तो निश्चित रूप से ये बहुत ही संकट की घड़ी है। और हमारे लोकतंत्र में जहाँ पे जनता को एक अधिकार, वोट डालने का अधिकार मिला है कि 5 साल में एक बार मौका मिलता है, और अगर वही वोट इस तरह से चोरी हो जाता है तो इससे बड़ा मुझे लगता है मजाक जनता के साथ नहीं हो सकता। इस पर बहुत गंभीर होने की ज़रूरत है। इलेक्शन कमीशन को बहुत गंभीर होने की ज़रूरत है कि ऐसे दाग अगर लग रहे हैं तो दाल में कुछ तो काला है। और दूसरी बात,
कांग्रेस पार्टी ने अभी जो हमारे जिला अध्यक्षों का जैसे नियुक्तियां हुई तो उसमें संगठन सृजन कार्यक्रम चलाया और अभी लगातार संगठन सृजन कार्यक्रम चल रहा है, जिसके माध्यम से लोगों के विचार, लोगों की तमाम जो हमारे संगठन से जुड़े लोग हैं उन सब के विचार भी लिए गए। वो उन्होंने अपना अनुभव, अपनी बातें बताई, क्या कमी नज़र आती है, वो सब पे सारे लिए जा रहे हैं। पर उस पर गंभीरता से आगे विचार भी हो। जो पार्टी के कर्मठ लोग हैं, जो पार्टी के लिए मेहनत करते हैं, जो कर्मठ कार्यकर्ता, जो इतने वर्षों के बाद, इतने वर्षों के विपक्ष की मार के बावजूद अगर कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा है, तो ये हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का भी कर्तव्य है कि उस कार्यकर्ता की आवाज़ को सुने जो इतने वर्षों से उनके साथ लगातार है। आज ज़रूरत है कि गांव-गांव में जाने की, गांव-गांव में कांग्रेस की जो विचारधारा है उसकी आवाज़ को पहुंचाने की, और उसमें सभी लोग शामिल हैं। हमारे वरिष्ठ नेता से लेके हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि हम गांव-गांव जाएं, लोगों में अपनी आवाज़ को पहुंचाएं, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को पहुंचाएं। उसके साथ साथ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, मेरा मानना है कि कोई भी अगर सरकार का विरोध करना है या कोई भी कांग्रेस पार्टी का आंदोलन या कुछ भी है, हमें हर जिले में करना चाहिए, गांव-गांव में करना चाहिए, ठीक है। पर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी एक बड़ा आंदोलन होना किसी भी उसमें बीच बीच में ज़रूरी है, क्योंकि जब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अगर हम कोई आंदोलन करते हैं तो पहली बात तो वो समाचार यहाँ से जब स्प्रेड होता है तो पूरे मध्य प्रदेश में स्प्रेड होता है, सब जगह ये बात जाती है। और उसके साथ साथ जब कार्यकर्ता हर विधानसभा या हर जिले से जब भोपाल आता है और यहाँ जब वो कोई अच्छा आंदोलन, बड़ा आंदोलन देखता है, अपने बड़े नेताओं को सुनता है, तो उसमें ऊर्जा का संचार होता है और फिर उस ऊर्जा के साथ वो जब अपने क्षेत्र में, अपने ज़िले में जाता है तो फिर वो उसी ऊर्जा के साथ काम करता है। तो इस पर भी पार्टी को ये, मतलब मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, मेरी एक आपके चैनल के माध्यम से राय है कि इस पर विचार हमारे जो शीर्ष नेतृत्व हैं उनको करना चाहिए और कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ताओं की आवाज़ को सुनना चाहिए, क्योंकि ऐसे हजारों कार्यकर्ता हैं जो अपने शीर्ष नेतृत्व से नहीं मिल पाते, लेकिन वो चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार बने। तो जो शीर्ष नेतृत्व को इस बात को समझना चाहिए कि वो जो कार्यकर्ता है, जो अंतिम पंक्ति, जो बात होती है कि अंतिम पंक्ति में बैठा जो कार्यकर्ता है, उसकी आवाज़ को भी महत्व देना चाहिए, उसकी बात को सुनना चाहिए। और हम सब चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी की वापसी होनी चाहिए और मुझे विश्वास है इस बार कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी तो काम कर रही है, ठीक है, पर जिस तरह से जनता आज परेशान है, चाहे तहसीलों में, चाहे थानों में और तमाम जगह अधिकारी और दफ्तरों में परेशान जो जनता धक्के खाती है, तो वो बहुत परेशान है, भ्रष्टाचार से बहुत परेशान है और जनता भी इस बार मन बना रही है कि बदलाव करना है। तो मुझे विश्वास है कि जनता का साथ लेके कांग्रेस पार्टी 2028 में बदलाव तो जनता चाहती है, लेकिन कांग्रेस संगठन की जहां तक बात करें, जो राजनीतिक या सियासी गलियारे में चर्चा होती है वो ये है कि आज जीतू पटवारी नेतृत्व संभाल रहे हैं, लेकिन भरोसा नहीं कि यदि वो अच्छा नेतृत्व करते हैं, सरकार बन भी जाती है तो वो सीएम बनेंगे या नहीं बनेंगे। कोई बड़ा नेता आएगा, उनका पुत्र सीएम बन जाएगा। कई तरह के असमंजस, छत्र प्रभाव और प्रभुत्व, इनके बीच में आप कभी अपने आप को कहीं अनफिट पाते हैं या कभी ऐसा लगा कि बीजेपी जाना चाहिए, या कभी कोई ऑफर आया आपको, जैसा कि कांग्रेस आरोप लगाती है कि लगातार पटाने की कोशिशें की जाती हैं? नहीं, ये तो इसमें तो कोई कहने की बात ही नहीं है। ऑफर, मैं उपचुनाव लड़ा था उसके बाद तमाम ऑफर आए, लेकिन मैं आज कांग्रेस पार्टी में ही हूँ, कांग्रेस का ही विधायक हूँ। जहाँ तक हमारे प्रदेश नेतृत्व की बात है तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी हैं, हम सबका पूरा विश्वास है और लगातार वो फील्ड में घूम भी रहे हैं, कार्यक्रम कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमारे विधानसभा में हमारे नेता उमंग सिंगार जी, हम लोग विधानसभा में भी लगातार प्रदर्शन करते हैं। तो ये ज़मीन पे और सदन में दोनों जगह कांग्रेस पार्टी विपक्ष की भूमिका अदा कर रही है। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री कौन होगा, अब इसकी मुझे नहीं लगता कि जनता में इतना अभी कोई ऐसा विचार होगा, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा ये तो किसी का भी नहीं कह सकते। ये जो 2023 का चुनाव था तो शिवराज जी तो पूरी उम्मीद लगा के बैठे थे कि वो तो सीएम बन गए, लेकिन बाजी मोहन यादव जी ने मार ली। राजस्थान में आप देखिए, कई लोगों को, वसुंधरा जी से लेकर सबको उम्मीद थी, लेकिन भजन लाल शर्मा जी आ गए, पहली बार के विधायक मुख्यमंत्री बन गए। तो ये असमंजस तो भारतीय जनता पार्टी में तो और ज़्यादा है आज की तारीख में। तो मुझे नहीं लगता है सरकार कोई भी बने, देखिए कांग्रेस की सरकार बनती है, मुख्यमंत्री कोई भी बने, पर कांग्रेस का कार्यकर्ता कांग्रेस के साथ ही खड़ा रहेगा, क्योंकि इस बार कार्यकर्ता बहुत सचेत है
और जब ये 2018 में जब सरकार बनी थी, सबको बहुत उम्मीद थी, क्योंकि बहुत टाइट सीटों से सरकार बनी थी। माननीय कमलनाथ जी अच्छे से सरकार चला भी रहे थे, बट दुर्भाग्यवश जो भी एपिसोड हुआ और सरकार चली गई। लेकिन मुझे विश्वास है कि अब जो सरकार कांग्रेस की बनेगी तो अब फूक फूक के कदम रखे जाएंगे। जो गलतियां हुई थी वो गलतियां अब दोबारा मौका नहीं है गलती दोहराने का। इसलिए आज समय है कि विपक्ष के नाते कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष कर रही है और मजबूती के साथ संघर्ष करें। हम सब की जिम्मेदारी है कि हम विपक्ष की भूमिका अदा करें, क्योंकि जो जनता के हित के मुद्दे हैं उनको जनता के सामने लाना, जो जनता की परेशानियां जो आज हो रही हैं, जैसे मैंने अभी एक सड़क की बात बोली थी कि कितने करोड़ों रुपए की सड़क बनती है और उसके बाद वो सड़क इस तरह से धंस जाती है, कोई जनहानि हो जाती, कोई बात हो जाती, तो कौन जिम्मेदार होता? केवल सरकार तो किसी की जान चली गई तो उन्होंने कहा ये इतने रुपये मदद की जाती है, लेकिन किसी की जान की कीमत सिर्फ पैसे से ही नहीं है। इस दिशा में भी सरकार को ध्यान देना चाहिए और कांग्रेस पार्टी इन सारे मुद्दों को देख रही है, समझ रही है और जरूरत पड़ने पे इसको जनता के बीच लेकर जा भी रही है, जिसको आने वाले समय में और मजबूती के साथ जनता के बीच में लेकर जाएंगे। भ्रष्टाचार बहुत चरम सीमा पे, इन मुद्दों को भी लेकर जाएंगे। आप देखिए छिंदवाड़ा में कितना बड़ा मुद्दा था, कितने बच्चों की जान चली गई। तो ये इस तरह के बहुत सारे मुद्दे हैं और बहुत सारी सरकार इस आज काम करने में फेल्योर है इन चीज़ों में। तो उस चीज़ पे हम सब की नज़र है और हमारे शीर्ष नेतृत्व की भी नज़र है। आप बहुत स्पष्ट बात कर रहे हैं, तो स्पष्ट बात कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश में यदि हम कांग्रेस को देखें, युवा नेतृत्व में नकुल नाथ हैं, जयवर्धन, उमंग सिंगार, जीतू पटवारी, ये 4 बड़े नाम अभी उभर कर सामने आते हैं। 2 बड़े नेताओं के पुत्र हैं और 2 स्वयं की ज़मीन तलाश रहे हैं। हालांकि इनके पीछे भी कोई पारिवारिक बैकग्राउंड है। तो इन चारों को आप यदि नंबर देते हैं सियासी ज़मीन के मामले में, मुखरता के मामले में, नेतृत्व में प्रखरता के मामले में, तो आप किस नंबर पर कैसे रखेंगे? देखिए, आपने 4 नाम लिए। जीतू पटवारी जी हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, तो निश्चित रूप से आज की तारीख में प्रदेश के हमारी पार्टी के मुखिया वही हैं। अगर हम सदन की बात करें तो उमंग सिंगार जी हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं। पूरी मजबूती के साथ वो सदन में इस बात को रखते हैं और सारे विधायक, सारे लोग उनके साथ मिलकर इस बात को रखते हैं, तो सदन में वो हमारे नेता हैं। अगर हम बात करें नकुल नाथ जी की, निश्चित रूप से नकुल नाथ जी हमारे सांसद थे। माननीय कमलनाथ जी, जिनका अनुभव, कितनी बार सांसद रहे और कितना अनुभव उनका रहा, तो उस अनुभव को नकुल नाथ जी लेकर आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से उनका भविष्य बहुत उज्जवल है। और माननीय दिग्विजय सिंह जी के बेटे राजा साहब के जयवर्धन सिंह जी एक लोकप्रिय चेहरा है। देखिए, संगठन सृजन में जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी उनको मिली, वो भी पूरी जिम्मेदारी से वो निभा रहे हैं, तो और युवाओं में लोकप्रिय भी हैं। तो मैं मानता हूं कि इस पे नंबर देने की बात नहीं है, सभी अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी इस बार ये तय करके बैठी है कि आने वाले समय में जिसको भी जिम्मेदारी दी जाएगी, जिस रूप में भी दी जाएगी, वो उसका कार्य का निर्वहन करेंगे। और इसका उदाहरण जीता जागता है कि लोगों ने तमाम तरह की बातें की, लेकिन जयवर्धन सिंह जी ने जिला अध्यक्ष का पद भी स्वीकार किया पार्टी के लिए। तो मेरा मानना है कि हर जो हम कांग्रेस के सिपाही हैं, हर कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के विधायक, सभी लोग इस बार पूरी जिम्मेदारी से ये मान कर बैठे हैं कि हमें सरकार बनाना है और उसके लिए जो भी जिम्मेदारी हमें मिलेगी उसका पूरी निष्ठा के साथ उसका निर्वहन करना है, इस दिशा में काम करना है। तो सारे लोग एक हैं, उसमें किसी को नंबर देना मेरा मानना है कि उचित नहीं होगा, लेकिन सारे लोगों का एक ही प्रयास है और एक ही लक्ष्य है कि 2028 में कांग्रेस की सरकार बनाना है। जवाब तो आपने बहुत अच्छे दिए। अब आखिरी सवाल आपके स्वयं के बारे में, अपने खुद के बारे में क्या सोच के रखा है? पारिवारिक जीवन हो, व्यावसायिक जीवन हो, राजनीतिक जीवन, इसमें कैसे संतुलन स्थापित करेंगे? भविष्य की रणनीति, मिशन, विजन, अपने लिए, परिवार के लिए, बिजनेस के लिए? नहीं, देखिए, बिजनेस अपनी जगह, बिजनेस का मेरा एक समय था जब मैं व्यवसाय कर रहा था। आज मुझे जिम्मेदारी क्षेत्र की मिली है, मैं विधायक के तौर पे हूँ, तो अब मैं पूरे समय अधिकतर मेरा जो प्रयास होता है वो एक विधायक के नाते, एक पार्टी के कार्यकर्ता के नाते और जनता जिसने मुझे अपना नेता बनाया है उनके बारे में सोचना, इस दिशा में ही काम करता हूं। और मैं जब राजनीति में मैंने प्रवेश किया है और विधायक बनकर बैठा हूं, तो मेरे आगे भी यही प्रयास रहेगा कि राजनीति के माध्यम से, मेरा मानना है कि राजनीति के माध्यम से आप कई तरह से लोगों की समाज सेवा भी कर सकते हैं, जिसको मैं लगातार, हमारा परिवार लगातार करता रहा और मैं आगे भी उसको करता रहूँगा।
एक जनता के और क्षेत्र के परिवार के सदस्य होने के नाते मेरा एक ही संकल्प रहता है कि अपने क्षेत्र के लोगों को निराश नहीं करूं, अपने क्षेत्र में सुख समृद्धि खुशहाली आए, अपने क्षेत्र में अमन चैन और शांति का वातावरण बना रहे और विकास कार्य जो भी मैं अपनी तरफ से प्रयास करता हूं वो विकास कार्य चाहे मेरे विकास निधि के माध्यम से हो और चाहे सरकार से जो भी हम ला सकें अपने क्षेत्र में, उस दिशा में निरंतर कार्य करता रहूं, ये मेरा कर्तव्य है। मैंने कुछ चीज़ें अभी जैसे आपसे शेयर की कि आने वाले समय में मैंने जो मांग माननीय मुख्यमंत्री जी से और सरकार से की है, चाहे वो फूड प्रोसेसिंग यूनिट हो, चाहे टूरिज्म के सर्किट बनाए जाएं, इस दिशा में लगातार अपना प्रयास करता रहूँगा कि सरकार कोई ना कोई इस पर अपना जनता के लिए अपना कोई ना कोई फैसला सुनाए और ये जनता के हित में ये कार्य करे, तो हम सबको खुशी होगी और इसी दिशा में हमें काम करना है। तो मेरा मानना है कि व्यवसाय अपनी जगह पर एक राजनीतिक के रूप में अब आगे वाले जीवन में काम करना है और जिसको मैं लगातार करता रहूँगा। बिल्कुल, तो नितिन जी ने अपना भविष्य का विजन भी बता दिया, मिशन भी बता दिया, दृष्टि भी बता दी। अपने पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए उसी तरह की राजनीतिक विचारधारा का अनुसरण करते हुए जन सेवा को अपना मूल माध्यम, मूल मार्ग बताने वाले नितिन सिंह जी ने बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात रखी। फेस बियॉन्ड फेस में आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार नितेंद्र जी। धन्यवाद। तो आज इतना ही फेस बियॉन्ड फेस में, आगे फिर हम हाजिर होंगे नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।